नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट में। और आज फिर हमारे साथ मौजूद है रवि सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो इससे पहले आपने इन्हें सुना था, हरियाणा के मामले पे भी इन्होंने अपनी राय रखी थी। और अभी इस वक्त हॉट टॉपिक जो बना हुआ है वो है महाराष्ट्र का चुनाव, और इसे लेकर भी लगातार जो है हम चर्चा कर रहे हैं। आज काफी ज्यादा अहम दिन है। क्योंकि 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है। 23 को वोट की काउंटिंग यानी रिजल्ट जो है अनाउंसमेंट किए जाएंगे। और इससे पहले आज बीजेपी द्वारा 99 जो इनके उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट जारी की गई है। और एक और जो देखने वाली बात है वो ये है कि एक तरफ एमवीए है यानी महाविकास अघाड़ी है, जिनकी अभी सीट बंटवारे पर ही सहमति नहीं बन पा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार, अगर आप देखेंगे कि अपडेट कर रही है, लगातार मीटिंग्स कर रही थी। और अमित शाह से भी 1.5-2 घंटे जो है उनकी मीटिंग हुई और आखिरकार अब उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर सीट शेयरिंग पर जो है सहमति भी बन गई है। और 99 पर उन्होंने अब अनाउंसमेंट भी कर दिया है। अगर बात कर ले संजय राउत की, तो संजय राउत लगातार ईवीएम का मुद्दा उठा रही है। सीट बंटवारे पर सहमति नहीं है। और तमाम जो मुद्दा इस वक्त महाराष्ट्र को लेकर चल रहा है, खासकर संजय राउत, ईवीएम और चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रवि जी मौजूद है। तो सबसे पहला जो सवाल है सर, वो है कि बीजेपी ने आज 99 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और जो महाविकास अघाड़ी है उसकी अभी सहमति ही नहीं बन पा रही है। क्या कहेंगे आप? देखो, महाविकास अघाड़ी की बैलगाड़ी रुक चुकी है। और जो नाना पटोले और संजय राउत का झगड़ा था वो अभी शांत भी नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने ऑलरेडी सीट अनाउंस कर दिया था, जबकि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा था। और तमाम जो ओवैसी की पार्टी है वो उसको भी शामिल नहीं किया गया। सभी एक थाली के चट्टे बट्टे थे। ये विपक्ष इंडिया नाम गठबंधन बोलता है, लेकिन जैसे ही सीट की बात आती है तब इनको अपना सेल्फ इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। और जिस तरीके से आज बीजेपी ने 99 सीटों पर अनाउंस कर दिया, लगभग 154 सीटें करीबन बीजेपी लड़ने जा रही चुनाव, और पिछली बार भी 52 के आसपास थी, 152। तो ये काफ़ी दिलचस्प वो है कि एक तरफ महाविकास अघाड़ी किस तरीके से उनकी बैलगाड़ी फंसी हुई है। उद्धव ठाकरे की तबीयत खराब है, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो ज़्यादा बोल भी नहीं रहे क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। और जो आदित्य ठाकरे हैं वो भी ग्राउंड पे नहीं उतर रहे हैं। और इनका जो पार्टी नेतृत्व है, जो कांग्रेस ने अपने जिन नेताओं को वहाँ पर जिम्मेदारी दी है, पर्यवेक्षक बनाए हैं, उसमें ज़्यादातर हारे हुए मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने प्रदेशों का बेड़ा गर्क कर दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री थे गहलोत, उनको दावेदारी। छत्तीसगढ़ में जिन्होंने हराया बघेल, और उनके साथ तमाम जो ऐसे लीडर हैं जो आपस में जिनकी बनती नहीं है और जिन्होंने अपने प्रदेशों में हराया है, तो ऐसे लोगों पे दाव खेला है। और वो भी काफ़ी यंग ब्लड वहाँ पर दिखाई नहीं दिया है। वहाँ पर अगर गहलोत है तो वहाँ पर सचिन पायलट नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो उनकी टीम है, उनका जो समीकरण है वो बन नहीं पा रहा है। सीटें अनाउंस नहीं हो पा रही है। लगातार डे बाय डे अब कम होते जा रहा है कि जिस नज़दीक आ रही है। कार्यकर्ता भी इनका मोरल डाउन हो रहा है। कार्यकर्ता हताश हैं। जो पार्टी के अंदर जो फूट है वो ज़्यादा सामने आएगी क्योंकि टिकट को लेकर काफ़ी मारामारी होगी। अगर ये टिकट अनाउंस नहीं करते हैं तो बहुत सारे जो अगर टिकट अनाउंस नहीं करते हैं तो वो पार्टी के कार्यकर्ता हो या जो जिनको टिकट दिया जाएगा वो अभी से प्रचार ही नहीं करेंगे। पता चला अब किसी और को टिकट मिल गया तो वो निर्दलीय लड़ेगा। तो उस फोर्स से अभी उम्मीदवार प्रचार नहीं कर पाएंगे। और आने वाले टाइम में जल्दी जब नामांकन वापसी का डेट हो गया, नामांकन का डेट आ जाएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बीजेपी वाले काफ़ी आगे निकल चुके होंगे। घर घर वो अभियान चला दिया होगा उनके जो अभी उम्मीदवार हैं। तो इसका मतलब है कि काफ़ी वो पहले ही हार चुके हैं। सर, इसी के साथ जो सवाल है वो ये है कि संजय राउत जो है वो लगातार उद्धव ठाकरे के स्पोक पर्सन है, लगातार बयान दे रही हैं ईवीएम, चुनाव आयोग, और साथ ही साथ उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया है। वो कह रही हैं कि ये जो पूरा मुद्दा है उसे इंटरनेशनल लेवल पर वो उठाएंगे। और इस तरीके के बयान पहले भी कई सारे बड़े नेता दे चुके हैं। तो क्या ये इंटरनेशनल फोरम की बात कर रहे हैं जहाँ पर ये मुद्दा उठाने की बात कह रहे हैं? देखो, अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, रिजल्ट से पहले
हो या बाद में, जब इनको चुनाव जीत रहे थे, ये इनको लग रहा था कि हम चुनाव जीत रहे, पहले ही ओवर कॉन्फिडेंस थे, तो उस टाइम ये कह रहे थे कि बीजेपी के खिलाफ किसान हैं, बीजेपी के खिलाफ जवान हैं, बीजेपी के खिलाफ महिलाएं हैं, पूरा बेड़ा गर्क कर दिया हरियाणा का, कोई इनको वोट नहीं देंगे। तो जिस तरीके से इन्होंने जो अपना एग्जिट पोल के सहारे ये सरकार की शपथ ग्रहण ले रहे थे, और जो वहाँ पर रिजल्ट आया, उसके बाद लगातार जब ये ईवीएम हो, तमाम चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, वही पैटर्न इन्होंने महाराष्ट्र में इसीलिए अपनाया है क्योंकि इनको अब पहले से ही आभास हो गया है कि हरियाणा जैसी विषम स्थिति में अगर बीजेपी जीत जाती है तो महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने काफ़ी चीज़ें अनाउंस की लोकसभा चुनाव के बाद, और सिर्फ 0.7% का डिफरेंस था महाविकास अघाड़ी और बीजेपी में। और उस टाइम एक बड़ा मैटर था, मैंने पहले भी बताया है कि वो संविधान के खिलाफ झूठ था। उस संविधान के खिलाफ झूठ ने कांग्रेस को वोट दिया, और उस नैरेटिव को तो पहले ही तोड़ चुकी है बीजेपी, और वो झूठ साबित हो गया है। तमाम इतने टाइम से बीजेपी की गवर्नमेंट तीसरी बार चल रही है, संविधान पर खतरा कोई नहीं है, असल में खतरा अब कांग्रेस पार्टी आ गई है। इसी वजह से अब महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में ये चाह रही है कि ये नैरेटिव पहले से स्टार्ट कर दें, क्योंकि इनका जो आपसी लड़ाई है, इस लड़ाई को तो ये सॉल्व कर नहीं पा रहे हैं। और किस मुद्दे पर ये एक हो जाएंगे? तीसरे को गाली दे दो, चुनाव आयोग को, अंपायर को ही गाली दे दो। क्योंकि जब कोई हार रही है टीम, तो अगर उसे लग रहा है कि हार हमारी निश्चित है, तो अंपायर को बोलो कि ये अंपायर गलत है, नहीं तो हम थर्ड नहीं फोर्थ अंपायर, पता नहीं कहीं बाहर के अंपायर को बोलेंगे। इनके सोरोस अंकल होंगे, इनके कनाडा वाले जो ट्रूडो हैं वो अंकल बताएंगे कि यहाँ पर चुनाव कैसे होगा। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय ले जाने की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे बनाना चाहते हैं? तो क्या ये मानते हैं कि हमारे देश में विदेशी हस्तक्षेप कराना चाहते हैं? ये विदेशियों का हमें बताएंगे कि कोई बाहर लोकतंत्र कैसे चलेगा? हमारे देश का मैटर है, हमारे देश की संस्थाएं हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं। संविधान जो भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, उसके अनुसार चुनाव आयोग बनाया गया है। चुनाव आयोग जैसी संस्था पे अगर ये सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि भाई वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर दी है, बोगस वोटर बाहर से लाए गए हैं। बोगस वोटर मैं मानता हूँ कि ये इंडी गठबंधन वाले बाहर से ला रहे हैं, वो उनके रोहिणिया जो घुसपैठी हैं उनको वो समर्थक बना रहे हैं। मुंबई हो या महाराष्ट्र में तमाम ऐसी घटनाएं हैं, कभी बार जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं वो पकड़े गए हैं, अवैध तरीके से अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, उनका कोई पहचान नहीं है। जब वोटिंग होती है तो बुर्का में किसी को अगर चुनाव आयोग जांच करता है तो उस पर सवाल उठाया जाता है कि बोलते हैं कि इसकी जांच क्यों कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है, ये ईवीएम को झुटला रहे हैं। और जिस तरीके से ईवीएम जो है, ईवीएम एक कैलकुलेटर की तरह होगी, कितना वोट होगा। अब ये ईवीएम के खिलाफ ये मामला चला रहे हैं, लेकिन इनके महाराष्ट्र हरियाणा में ही अभी रिपोर्ट आई कांग्रेस नेताओं की। उन्होंने जब अपने इंटरनल सर्वे कराया, इनके प्रत्याशी थे, उनसे पूछा गया कि तुम्हारी हार का कारण क्या रहा है, तो मोस्टली उन्होंने बताया कि जो आंतरिक कलह थी, आंतरिक कलह में ये हारे हैं। सैलजा गुट और हुड्डा गुट आपस में लड़ रहे हैं। उसके बाद भी तमाम नेताओं ने, गोगी ने खुलेआम बयान दिया कि राहुल गांधी की सभा हुई, मेरा नाम नहीं लिया हुड्डा ने हमें हराया। वो बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस नहीं, हुड्डा कांग्रेस आ रही है। तो हरियाणा में तो इनके नेता खुद कह रहे हैं कि लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं कि 20 सीटों पर चुनाव न हो, इनकी शपथ मत हो। वैसे ही महाराष्ट्र में संजय राउत जैसे नोटी बॉय जो हैं वो तमाम ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ पता नहीं कहाँ जाने की बात कर रहे हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा की कहावत आज से नहीं, सदियों से चल रही है। और संजय राउत ने उद्धव ठाकरे का बंठाधार कर दिया, उद्धव ठाकरे की लुटिया डुबाई। और जितना संजय राउत सवेरे सवेरे 9-10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हमेशा, वो महाविकास अघाड़ी को भी गड्ढे में डालेंगे। नाना पटोले और कांग्रेस के साथ उन्होंने जो झगड़ा है वो पूरे महाराष्ट्र में फैल चुका है, और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी मान चुके हैं। उनको लग गया कि अब जो डेट अनाउंस हुई है, वो कह रहे हैं कि ये डेट क्यों अनाउंस कर दी, 3 दिन में 20 तारीख को गिनती है, 23 को गिनती है,
और हमारे पास 48 घंटे बचे हैं और नहीं तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, ये हमें मतलब सरकार बनाने का टाइम नहीं देंगे। ये एक्चुअली में मैंने पहले भी बताया था कि इनकी पार्टी उस समय टूटी जब उद्धव ठाकरे सीएम थे, पूरे सुरक्षा तंत्र इनके पास था, तब इनके सारे विधायक भाग के असम चले गए, कोई गुजरात चला गया, तो तब ये बचा नहीं पाए। तो जब इनके पास सत्ता नहीं है तो क्या इनके विधायक बचेंगे? जितने भी अगर ये इनके विधायक जीतते भी हैं किसी भी पार्टी से, तो वो तो 2 मिनट नहीं लगाएंगे स्विच होने में। मेरे को तो लगता है बहुत सारे विपक्ष एमवीए के विधायक अभी से संपर्क में होंगे। तो इसीलिए वो अभी सोच रहे हैं कि किसको टिकट दिया जाए, कौन ऐसा भरोसेमंद होगा कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। कांग्रेस के तमाम ऐसे लीडर थे, 42 करीबन उनके विधायक थे, आधा से ज़्यादा तो उन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी, किसी ने हर टाइम क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। तो कांग्रेस से लेकर शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे की तीनों की पार्टियां में बगावत हुई है, सारे विधायक टूटे हैं। अब क्या इन्होंने फेविकॉल लगा दिया कि अब वो चिपके रहेंगे? तो इसीलिए इनको पता है कि हमारी सरकार नहीं बन रही है, तो इसलिए चुनाव आयोग को जितना गाली दे सकते हैं। और ये पता नहीं कहाँ जाने की बात कर रहे हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन पे लेटर लिख दिया था किसी ने भारत से ही। तो तमाम ऐसा है कि वो भारत के मैटर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहते हैं, और जिसका ये खुद अपने देश का अपमान कर रहे हैं। ये खुद भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और उसका अपमान कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो ईवीएम का झूठ है वो आने वाले दिनों के लिए ये बना रहे हैं, अपने चुनाव जीतने के लिए कोई भी रणनीति नहीं बना रहे हैं, न तो अपने सीटों के बंटवारे के लिए बना रहे हैं। संजय राउत को यही लगता है कि क्योंकि उनके कैडर तो अब भागते जा रहे हैं, उनकी पार्टी चली गई, उद्धव ठाकरे घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, और आदित्य ठाकरे के लिए भी चलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो उस गांव की पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं। तो अब इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। तो संजय राउत के लिए सबसे बढ़िया यही है कि वो मीडिया में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे बयानबाजी करें, या चुनाव आयोग को गाली दें या मोदी को गाली दें। तो इससे वो अपनी दिमाग को थोड़ी देर के लिए ठंडा तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे इनके गुस्सा और ज़्यादा बढ़ेगा। और ऐसा लगता है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं उद्धव ठाकरे ये ना बोल दें कि मैं चुनाव ही नहीं अभी से लड़ रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति भी कि वो उनको पता ही है कि कोई खाली पैसा वेस्ट है। तो महाराष्ट्र का चुनाव धीरे धीरे क्लियर साफ होता जा रहा है, तरफा कहीं ना कहीं अगर महायुति की तरफ जो अब अगर ये इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो इनके कार्यकर्ताओं को भी लगेगा कि यार फालतू में हम वोट कर रहे हैं। तो ये अपने कार्यकर्ताओं का या वोटर को बोल दो कि भाई ऐसा कुछ स्थिति है नहीं है, वोट ही मत दो। तो ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना। चुनाव आयोग इतना अच्छा काम कर रहा, पूरा सिस्टम लगा हुआ है। जब इनके विधायक जीते थे, सांसद जीते थे, 30 सांसद जीते थे, तो इन्होंने क्यों बोला कि ये यहाँ पे हमारे जीत हो गई है? वापस कर देते अपने, बोलते हमें नहीं चाहिए ये सांसद। ये लोग, वो भी तो चुनाव आयोग ने कराया। तब तो नाच रहे थे, तब तो मांग रहे थे, उद्धव ठाकरे इस्तीफा मांग रहे थे, संजय राउत इस्तीफा मांग रहे हैं, राहुल गांधी इस्तीफा मांग रहे हैं। एक हरियाणा की हार के बाद ईवीएम का जिन ऐसे जागा कि इनको अब नींद नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात है सर कि कई जगहों पर विपक्ष जो है वो सत्ता में है, वहाँ पर भी ईवीएम मशीन ही काम कर रही है, और ईवीएम से ही अगर आप देखेंगे कि वोट जो है काउंटिंग हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है, वहाँ कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। महाराष्ट्र में भी शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो ईवीएम का रोना इन्होंने अभी रोना जो है शुरू कर दिया जब सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही है। तो कहीं ना कहीं अपनी हार भी ये मान रहे हैं कि हमारी हार होने वाली है, तो जीत का ना सही हार का माहौल पहले बना लेते हैं कि ईवीएम के सिर पर ठिकरा फोड़ना है। तो इस तरीके से भी स्थिति है। और जैसा कि आप कह रही हैं कि जो सांसद है, जो इनके साथ जो है बाकी लोग जो है वो भी छोड़ सकते हैं। तो आज सुबह ही एक और मामला जो सामने आया कि प्रियंका चतुर्वेदी भी हैं, शिवसेना यूबीटी की ही है, और वो खुले तौर पर मोदी को एक बेहतरीन पॉलिटिशियन मान रही हैं, पसंदीदा नेता मान रही हैं, और ये चीज़ भी एक्सेप्ट कर रही हैं कि उनमें ये काबिलियत है कि युवा और महिला उनसे जुड़ रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? देखो, नेताओं का तो मौसम होता है इधर से उधर जाना, उनका तो कुछ कहा नहीं जाता है। वो किसको अच्छा बोल दें, किसको बुरा बोल दें,
उस पे तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि मुझे प्रियंका चतुर्वेदी ऐसा लगता है कि डूबते हुए जहाज़ से पहले ही उनको आभास हो गया, तो वो स्विच करना चाहती है और अगला वो अपना सेफ लैंडिंग के लिए या कहीं बेस ऐसा है कि उनको भी लगता है कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी ही आती है तो आने वाले टाइम में उनकी राज्यसभा की सीट भी खतरे में है, क्योंकि शिंदे की शिवसेना है। अब क्या किया जाए ऐसे में, तो ये साफ सा कुछ नहीं है। नेताओं के बयानों पर उतना विश्वास करना भी नहीं चाहिए, और नेता ऐसे गिरगिट की तरह बदलते रहते हैं, उनके बयान ऐसे बदलते रहते हैं। आज कल तो पता ही नहीं चलता कि अगर वो अभी सवेरे किसी की सभा में, शाम को किसी और की सभा में दिखे जाए। तो अब विचारधारा उस टाइप की रही नहीं है, और मुझे लगता है कि अब प्रियंका चतुर्वेदी को आभास हो गया कि अब उद्धव ठाकरे ग्रुप के साथ रहना ही खाली टाइम वेस्ट है, इसलिए उनको अपना फ्यूचर कहीं और दिखता है, तो उस बीजेपी में लगता है, और इस बयान का काफ़ी मायने लग सकता है। मैं तो यही समझता हूँ कि ये बीजेपी में जाने की तैयारी कर रही है, और अभी उन्होंने सिग्नल दिया है कि हम आना चाहते हैं, और बीजेपी, मुझे लगता है कि बीजेपी ले भी लेगी। बीजेपी टाइम नहीं लगाती, चाहे वो कोई भी हो। चुनाव के टाइम पे कुछ ही अगर पता चला कि वो वोटिंग से पहले ही बीजेपी में आ जाए, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। सर, एक आखिरी जो सवाल है वो ये है कि एक तरफ जैसा कि आज आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने जो है 99 सीटों पर अनाउंसमेंट कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ संजय राउत वर्सेस नाना पटोले देखने के लिए मिल रहा है। लगातार दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर एक एक बात जो है उसको लेकर उठाकर वो टिप्पणी कर रही हैं। किस तरीके की स्थिति इस वक्त महाविकास अघाड़ी में आपको ये देखकर लग रही है? देखो, मुझे संजय राउत ऐसा लगता है, संजय राउत हैं कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, और उन्होंने पहले तो उद्धव ठाकरे की लंका लगा दी, पार्टी डुबो दी। उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए जब बीजेपी के साथ गठबंधन थे, तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि वो शरद पवार के एजेंट हैं, शरद पवार के लिए काम करते हैं, सैलरी वहाँ से लेते हैं, और पार्टी उद्धव ठाकरे की है। तो उद्धव ठाकरे एक्चुअली अभी उतना एक्टिव नहीं है, जब चुनाव सर पे हैं, तो अब संजय राउत को ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि शरद पवार ही उनको ज्ञान बांट रहे हैं और नाना पटोले को अटैक कर रहे हैं। शरद पवार चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़े चुनाव, और वो बड़ी पार्टी बने और इस बार सीएम बने। तो संजय राउत उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं शरद पवार के लिए, शरद पवार की पार्टी के लिए, और उद्धव ठाकरे तो अभी आराम कर रहे हैं। तो शरद पवार ही गेम कर रहे हैं, असली खिलाड़ी शरद पवार हैं, और शरद पवार भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए उस लड़ाई में कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सब सीटों की लड़ाई है। ये तीनों पार्टियां अलग अलग उससे हैं, एनसीपी और कांग्रेस का तो तब भी कह सकते हैं कि वो शरद पवार कांग्रेस से ही टूट के गए, लेकिन शरद पवार भी सोनिया और गांधी परिवार के खिलाफ काफ़ी टाइम रहा। मोदी ने उनको पद्म विभूषण दिया, मोदी सरकार नहीं दिया, जो भी अगर बोलते हैं लगे, भले उन पे तमाम घोटालों से लेकर दाऊद इब्राहिम से तमाम ऐसे आरोप लगते हैं, लेकिन ये बहुत कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सब अब देखना कि ये जब हारेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत गालियां भी देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चलता रहेगा। 23 तारीख को इससे बड़ी लड़ाई, इससे बड़ी गालियां देखने को मिलेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बहुत जो है सुंदर तरीके से एक बार फिर महाराष्ट्र चुनाव पर जो है चर्चा की है। तो जैसा कि आपने रवि जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर बहुत बढ़िया तरीके से बताया है कि एक तरफ किस तरीके से मजबूत माहौल जो है वो महायुति में देखने के लिए मिल रहा है, दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में आंतरिक कला हर दिन जो है सुर्खियां बिटोर रही है, हर दिन कोई नया हंगामा, हर दिन नया अगर आप कहेंगे नई बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। और ये बात तो साफ है कि ईवीएम को लेकर अभी से ही माहौल जो है महाराष्ट्र में बनाने का काम महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने शुरू कर दिया है। तो ऐसे में आपने ये पॉडकास्ट जो है पूरा आपने सुना है, और हम भी चाहेंगे कि महाराष्ट्र चुनाव में आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी है, किसके जीतने के आसार आपको ज्यादा नजर आ रही हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।